Students, I am Nagan Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. पिछले वीडियो में हमने आपको FCI और PDS के बारे में मैंने बताया था। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो प्रोक्योर करता है फूड ग्रेन को किसानों से, और PDS जिससे कि APL BPL वालों को सस्ते दाम पे अनाज को डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है। आगे मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, जहाँ से शुरू होता है कि each district and block can be made self-sufficient in food grain production if government provides proper agricultural infrastructure, credit linkage, and also encourages the use of latest techniques. यदि गवर्नमेंट उचित एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स, क्रेडिट लिंकेज, लेटेस्ट टेक्निक्स प्रोवाइड्स कराता है तो हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक में भी पर्याप्त मात्रा में जितना फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होना चाहिए होगा। हमें केवल एक दो ग्रेन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, केवल राइस और व्हीट के ही प्रोडक्शन पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अन्य चीज़ों के भी प्रोडक्शन पे हमें ध्यान देना चाहिए। यदि गवर्नमेंट इरिगेशन फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाती है, इम्प्रूव करती है, एग्रीकल्चर में यदि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है तो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ा विकास होगा। Increasing food grain production, free trade in grains create massive employment and reduce poverty in rural areas. जो ग्रामीणांचल है उसमें रहने वाले लोगों के अंदर गरीबी दूर की जा सकती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया जा सकता है। यदि गवर्नमेंट का फोकस फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने पे हो, फ्री ट्रेड पे यदि गवर्नमेंट ध्यान दे, स्पेशली किसान के प्रोडक्ट्स को, तो निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा और पॉवर्टी भी कम होगी, यानी गरीबी धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे हम ये अनाज की कल्टीवेशन से धीरे धीरे हम शिफ्ट होते जा रहे हैं फूड क्रॉप्स से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑयल सीड्स, इंडस्ट्रियल्स क्रॉप्स, रॉ मटेरियल्स की तरफ धीरे धीरे हम शिफ्ट हो रहे हैं। जो पहले हम गेहूँ, चावल इत्यादि जो हम बोया करते थे, अब उसके बजाय धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो फ्रूट्स की तरफ जा रहा है, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में जा रहा है, जिससे कि जो नेट सोन एरिया है सीरियल्स और पल्सेस जिसमें बोया जाता है वो धीरे धीरे एरिया घट रहा है, क्योंकि सब्जी में अच्छी आमदनी है, ऑयल सीड्स में है, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स में है, इसलिए लोग उसी को बो रहे हैं। तो उसकी एरिया तो क्षेत्रफल नेट सोन एरिया बढ़ रहा है, लेकिन सीरियल्स और पल्सेस का यानी अनाज और दाल का जो नेट सोन एरिया है दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। आप जानते हैं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, और यदि ऐसे ही फूड प्रोडक्शन कम होता गया तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह एक खड़ा होगा हमारे फ्यूचर फूड सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि नेट सोन एरिया कम होते जा रहा है। किसका? सीरियल्स का और पल्सेस का। द कंपटीशन फॉर लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस सच एज हाउसिंग etc एंड एग्रीकल्चर हैज रिजल्टेड इन रिडक्शन इन द नेट सोन एरिया। और नेट सोन एरिया में भी कमी होने के कारण दूसरा भी है कि जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज है लैंड का, उसमें ज़्यादा
ज़मीन का यूज हो रहा है, जिसके वजह से भी नेट सोन एरिया रिड्यूस होता जा रहा है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज स्टार्टेड शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। और जानते हैं कि लगातार फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करने से मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है, जो फर्टिलिटी है, वो दिन प्रतिदिन गिरते जाता है और लगातार पानी की कमी सिंचाई के लिए भी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट हैड लेड टू वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। तो जो समुचित, जो सुव्यवस्थित रूप से इरिगेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसमें एक चीज़ और देखने को मिलता है कि एक उससे तो जैसे फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, मिट्टी की जो क्वालिटी है, उर्वरक क्षमता है, धीरे धीरे तो डिग्रेड हो ही रहा है। लेकिन दूसरा जो एक कारण है फ्री पावर। जैसे हम एक सेक्शन को, जैसे हरियाणा पंजाब है, उधर हम उन किसानों को एकदम फ्री छोड़ दिए हैं अपना। उधर पानी चूँकि कम होता है, उधर लो रेनफॉल होता है, तो उधर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ट्यूबवेल के माध्यम से वो अपने लिए इरिगेशन की व्यवस्था तो कर देते हैं अंडरग्राउंड वाटर का, लेकिन धीरे धीरे उसका लेवल कम हो जाता है। तो जिन क्षेत्रों में वाटर लेवल ग्राउंड वाटर का नीचे चला जाता है और वहाँ उस क्षेत्र में जो बड़े बड़े किसान हैं, जो बोरिंग गहरी कराए हैं, उनको तो पानी मिल जाता है, लेकिन जो किसान कम दूरी तक ही बोरिंग कराए रहते हैं, तो जब पानी का लेवल नीचे चला जाता है तो फिर वो प्रभावित होने लगते हैं। इसके साथ ही साथ और दूसरी तरह की जो समस्याएं हैं, एक तो वाटर क्राइसिस हो ही गया, इनएडिक्वेट स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़, इसका भी अपर्याप्त स्टोरेज की व्यवस्था, मार्केटिंग फैसिलिटीज़, ये किसानों के हक में अच्छा नहीं है, जिससे कि किसान जो है अपने प्रोडक्शन और मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा व्यवस्थित रूप से अपने कामों को नहीं कर पाते हैं, या उनके अंदर सर्टेनिटीज़ नहीं होती है, हमेशा एक संशय बना रहता है। जैसे कि उनको डबल डिसएडवांटेज से दो हाथ करना पड़ता है। जैसे उनको किन दो तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जब उनको इनपुट्स की आवश्यकता होती है, जैसे मान लीजिए कि हाइब्रिड सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, तो उस समय उनको हाई प्राइस पे खरीदना पड़ता है, ठीक। लेकिन जब उनको अपना सामान बेचने का वक्त आता है तो उनको अपना सही अनाज का दाम नहीं मिल पाता है। ऑल द प्रोडक्शन रीचेज द मार्केट साइमल्टेनियसली। और जब हर क्षेत्र के किसानों का अनाज जब मार्केट में पहुंचता है तो होता क्या है कि अनाज मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से डिमांड कम हो जाता है, और डिमांड जब कम होता है तो अनाज का दाम भी कम हो जाता है, जिसके वजह से किसान तो महंगे दामों पे खाद बीज वगैरह खरीदते हैं, खेती करते हैं, लेकिन सस्ते दामों पे ही उनको बेच देना पड़ता है। इसलिए किसान को दोनों तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए देयर कैन बी नो फूड सिक्योरिटी विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। इसलिए खाद्य की सुरक्षा उस समय तक नहीं हो सकती है जब तक कि हम छोटे किसानों की, यानी जो छोटे छोटे प्लाटों में खेती करते हैं, जिनके पास कम खेत है, ऐसे जब किसानों की हम
सुरक्षा का ध्यान नहीं देंगे तब तक हम खाद्य की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।